हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। ये आपकी थर्ड क्लास है, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, पेपर 4 है आपका ये। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। क्लासेज अब कॉन्टिन्यूटी में ही चल रही हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के चरण और शिक्षण के स्तर। ठीक है। तो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो नोट्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 790-690-1757 पे। और स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि अब हमें सारे टॉपिक जल्दी जल्दी करने हैं। आपको समझ भी आने चाहिए, क्लासेस भी डेली होती रहे और आपकी कंटिन्यूटी बनती रहे, फ्लो बन जाए, मतलब जब तक एग्जाम हो सारा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, और आपके ऊपर बर्डन भी ना हो। तो पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ टीचिंग। देखो, अगर पेपर के अंदर स्टेजेस ऑफ टीचिंग पूछा जाता है या लेवल ऑफ टीचिंग पूछा जाता है तो पहले हम टीचिंग के बारे में लिखेंगे कि एक्चुअल में टीचिंग होती क्या है, शिक्षण होता क्या है। तो टीचिंग पढ़ते हैं। टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। भाई, जो टीचिंग होती है, जो शिक्षण होता है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो चीजें चलती हैं पूरी, वो क्या होता है, उसका मतलब होता है वो एक प्रक्रिया होता है जिसमें ज्ञान एक तरीके से दिया जाता है, बच्चों को ज्ञान पहुंचाया जाता है, बच्चों के अंदर स्किल डेवलप की जाती है, वैल्यूज डेवलप की जाती हैं, एटीट्यूड डेवलप किया जाता है कि उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अपनी लाइफ को, वे ऑफ लिविंग उनका क्या रहना है, कैसे बातचीत करनी है, क्या उनका डिसिप्लिन रहना चाहिए, क्या उनके वैल्यूज रहने चाहिए, कैसी स्किल उनके अंदर होनी चाहिए और नॉलेज उनके अंदर कैसे इंपार्ट करनी है। सारे प्रोसेस को टीचिंग कहते हैं। ठीक है। तो शिक्षण क्या है? ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण को शिक्षार्थी तक पहुंचाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, यानी बच्चों के अंदर कौशल विकसित करना, भाई स्किल्स हैं, क्योंकि आगे आप जब इस एकेडमिक लाइफ पूरी कर लेते हैं उसके बाद आपकी स्किल्स काम आती है, क्योंकि स्किल्स के बेस पे ही जॉब मिलती है। वैल्यूज क्या है? हमारी लाइफ में आगे चल के काम आते हैं कि हमें बड़ों का सम्मान कैसे करना है, अगर कोई नीडेड है, किसी कोई जरूरतमंद है तो हमें उसकी जरूरत करनी है, भूखे को खाना खिलाना है। ये हमारे सारे वैल्यूज होते हैं, ये हमारे मूल्य होते हैं। और हमारा दृष्टिकोण कैसा रहना चाहिए, हमारा वे ऑफ लिविंग कैसा रहना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम टीचिंग के दौरान ही सीखते हैं। टीचिंग यानी जब हमारा शिक्षण चलता रहता है, जब हम सीखते रहते हैं, तो ये टीचिंग में आती हैं सारी। इसमें शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया से मार्गदर्शित करना और उन्हें नया ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में सहायता करना शामिल है। यानी टीचिंग में क्या चीजें इन्वॉल्व होती है कि कैसे सीखना है, कैसे ज्ञान को अर्जित करना है, नॉलेज कैसे एक्वायर करनी है, स्किल कैसे डेवलप करनी है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है एक्सप्लेन कर रहे हैं जो टीचिंग को लेके। तो टीचिंग क्या है? नॉलेज को इंपार्ट करना है, यानी ज्ञान प्रदान करना। भाई, टीचर हमें ज्ञान ही तो देता है, या बुक से हमें नॉलेज तो मिलती है। तो जो पूरा टीचिंग प्रोसेस है उसमें हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। गाइडिंग लर्नर्स, बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाता है, गाइड किया जाता है, जैसे कि टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन ऐसे करो, मैथ में आप कहीं अटक रहे हैं तो वहां गाइड किया जाता है। आप 10th में आपको क्या सब्जेक्ट लेने हैं, हिंदी मीडियम में सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं तो वो आपको गाइड किया जाता है। 10th के बाद जब आप 11th में आते हैं तो आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। जब आप 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, वहां आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने का भी काम करती है टीचिंग। फैसिलिटेट लर्निंग, यानी सीखने की सुविधा प्रदान करना या सीखने को सुगम बनाना। सुगम क्या होता है? इजी बनाना। भाई, पढ़ तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, अब टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की आती है, सारी क्लासेस की आती हैं। ऐसे तो आप सारे सब्जेक्ट की बुक खरीदेंगे और खुद से ही पढ़ लेंगे, तो टीचर की जरूरत तो पड़ेगी नहीं पड़ती है। तो टीचिंग क्या करती है? जो सीखने का प्रोसेस है ना, जो लर्निंग है, उसे ईजी बनाने का काम करती है, उसे सुगम बनाने का काम करती है, उसे सुविधा प्रदान करती है सीखने की। ठीक है। पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, यानी व्यक्तिगत शिक्षण को अनुकूलित करना। पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन यानी हर एक बच्चे पे ध्यान देना, पर्टिकुलर बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना, हर एक इंडिविजुअल को समझना। असेसिंग अंडरस्टैंडिंग, और बाद में जब हम सारा ज्ञान बच्चों को दे देते हैं, गाइड उन्हें करते हैं, लर्निंग उन्हें कराते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो मूल्यांकन भी तो टीचिंग में ही होगा। तो लास्ट में क्या करेंगे? उनकी समझ का मूल्यांकन करना कि भाई उन्हें कितना समझ आया है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर शामिल है? टीचिंग के अंदर, शिक्षण के अंदर। ठीक है, क्या कर रही हूं मैं ये? तो टीचिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स टास्क है। फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क का सिस्टमेटिक प्लानिंग इज नीडेड। भाई, अब टीचिंग हम कर रहे हैं या आप लोग टीचिंग कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं बहुत इजी है कि गए ऐसे ही और पढ़ा दिया। तो उसके लिए आपको भी तो प्लानिंग करनी होगी, तो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग चाहिए। तो जो सिस्टमेटिक प्लानिंग है वो इन चरणों से, वो इन फेजेस से होकर गुजरती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं?
फेजेस ऑफ टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वेरियस स्टेप्स हैं, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक प्रक्रिया है जिसे हम फेजेस ऑफ टीचिंग बोलते हैं। तो अब हमें कैसे कैसे टीचिंग करनी है वो सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो 3 चरण होते हैं, एक तो प्री एक्टिव फेज जिसे पूर्व संक्रिय चरण बोलते हैं, दूसरा है इंटरेक्टिव फेज जिसे सक्रिय चरण बोलते हैं, पोस्ट एक्टिव यानी पश्च सक्रिय चरण। ठीक है, हिंदी थोड़ी बहुत अलग भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरीके से आप पेपर में बना के आ सकते हैं कि शिक्षण क्या है, हिंदी वाले शिक्षण लिखेंगे, इंग्लिश वाले टीचिंग लिखेंगे, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। देखो ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, प्री एक्टिव यानी पहले से ही एक्टिव होना, मतलब क्लास में तो हम एक्टिव रहते हैं, उससे पहले का जो फेज रहता है, यानी प्लानिंग करना। भाई ऐसे थोड़ी कि क्लास में गए और कुछ भी पढ़ा दिया, क्लास में खड़े हैं, फिर खड़े होने के बाद ये सोच रहे हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम घर से ही तो सोच के जाते हैं कि आज साइंस में ये टॉपिक कराना है, आज मैथ में ये एक्सरसाइज करानी है, आज एसएसटी में ये पढ़ाना है ना। तो घर से क्या करके जाते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं, या फिर स्कूल में जाके प्लानिंग करते हैं। स्कूल में जाके इन द सेंस जो टीचर्स रूम होता है ना, स्टाफ रूम जिसे हम बोलते हैं, तो वहां पे जाके क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरेक्टिव फेज। अब जब प्लानिंग कर ली तो प्लानिंग को इंप्लीमेंट भी तो करना है, यानी क्लास में जाके पढ़ाना है। मानो साइंस का ही टॉपिक है, तो साइंस के टॉपिक के लिए हमने पहले प्लानिंग की कि आज ये टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उस टॉपिक को हमने पढ़ाया, पढ़ाने का मतलब है हमने उसे इंप्लीमेंट किया। फिर उसके बाद है पोस्ट एक्टिव फेज, यानी जब हमने पढ़ा दिया तो उसके बाद मूल्यांकन होगा, ये देखेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा, उनका मूल्यांकन करना। तो इन्हीं को ही हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या है, प्लानिंग फेज जिसे हम प्री एक्टिव फेज बोलते हैं, योजना चरण या पूर्व सक्रिय चरण। तो प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, प्लानिंग की जाती है सबसे पहले। तो इस फेज के अंदर वे सारी एक्टिविटी आ जाती है जिसमें टीचर परफॉर्म करता है क्लासरूम में जाने से पहले, जो सारी चीजें दिमाग में रहती हैं कि भाई मुझे कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कौन कौन सी पिक्स यूज करनी है पढ़ाने में, प्रोजेक्टर से पढ़ाना है, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा पढ़ाना है, कुछ मैं थोड़ा बहुत बोर्ड पे भी पढ़ा दूंगी, कुछ मैं बोल के पढ़ाऊंगी। तो मतलब पहले से जो प्लानिंग होती है ना वो सारी इसी के अंदर होती है। ठीक है, क्लासरूम में जाने से पहले जो प्लानिंग होती है, क्लास के अंदर एंटर करने से पहले जो प्लानिंग होती है उसे हम प्लानिंग फेज बोलते हैं। तो प्री एक्टिव कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ द प्लानिंग ऑफ लेसन। द प्लानिंग ऑफ लेसन नीड्स टू बी सीन इन ब्रॉडर टर्म्स, नॉट मेयरली बाय डिजाइनिंग ऑफ लेसन प्लान। खाली ऐसा नहीं है कि बस लेसन प्लान तैयार कर लिया, सारी चीजें प्लान करनी होती है। ये भी देखना होता है कि हमारे सिखाने का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से हम सिखाएंगे, क्या क्या हमारे मेथड्स रहेंगे, कौन कौन सी रणनीतियां हम यूज करेंगे, कौन कौन से टीचिंग मटेरियल हम यूज करेंगे, कौन कौन से टीचिंग एड्स हम यूज करेंगे। टीचिंग एड्स क्या होता है, सामग्री जिससे हम पढ़ाते हैं, कि भाई बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स से पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्री एक्टिव फेज या फिर प्लानिंग फेज। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं कि कौन कौन से चरण इसके अंदर शामिल है। तो पहले हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि पढ़ाने के हमारे उद्देश्य क्या होंगे। फिर उसके बाद कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं साइंस को बार बार ध्यान में रख रही हूँ, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। तो पढ़ाने के उद्देश्य सेट करना, फिर उसके बाद टॉपिक अपना कंटेंट सेलेक्ट करना, फिर ये देखना कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है, सीक्वेंस भी तो होनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको नीचे से पढ़ाना शुरू करूँ, ये जो पूरी पीडीएफ है ऐसा थोड़ी करूंगी कि 5th यूनिट से या 4th यूनिट से पढ़ाना स्टार्ट करूं, नहीं। इसका क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन की कैसे हमें प्रेजेंट करना है, प्रस्तुतिकरण का क्रम निर्धारण करना कि किस क्रम में पढ़ाना है। तो पहले इंट्रोडक्शन देते हैं ना बच्चों को, फिर उसके बाद टॉपिक पे आते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चीजों को इजी बना के बच्चों को सिखाते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड की हमें कौन से मेथड से बच्चों को निर्देश देना है वो आइडेंटिफाई करना। फिर डिटरमाइनिंग द यूजेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज यानी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग का निर्धारण करना। अब ये भी तो देखना है, अब मानो प्रोजेक्टर है, क्लास में चले गए हम और प्रोजेक्टर चलाना आता नहीं है। मानो मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि मुझे प्रोजेक्टर नहीं चलाना आता, तो मैं क्लास में चली गई, तो पहले तो मैं आधा घंटा तो ऐसे ही निकाल दूंगी, कहाँ से चलेगा, कैसे चलेगा, लाइटिंग कैसे पड़ेगी। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, और 40 मिनट का पीरियड होता है या 45 का होता है, कहीं कहीं 35 का भी होता है। तो मेरे तो सारा टाइम ऐसे ही निकल गया, तो हमें ये पहले से प्लानिंग करनी है ना। तो ये सारे स्टेप इसके अंदर आएंगे। फिर हमारा सेकेंड फेज है जिसे हम एग्जीक्यूशन फेज या इंटरेक्टिव फेज भी बोलते हैं। ऊपर कुछ और नाम भी था इसका, जिसे इंटरेक्टिव फेज, अच्छा इंटरेक्टिव ही है, ठीक है। इंटरेक्टिव फेज भी बोलते हैं, इंप्लीमेंटेशन स्टेज होती है, या एग्जीक्यूशन फेज भी बोलते हैं, निष्पादन चरण या इंटरेक्टिव फेज। तो इस फेज में क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स मेड इन द फर्स्ट फेज, यानी पहले फेज में हमने क्या की,
प्लानिंग की, और प्लानिंग को अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, यानी उसे अप्लाई करना है। तो जो एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड बाय टीचर आफ्टर एंटरिंग इन द क्लास आर क्लब्ड अंडर इंटरेक्टिव फेज, यानी जो भी हमने सोचा था पहले कि ऐसे जाके पढ़ाऊंगी, इस तरीके से टॉपिक पढ़ाना है, ये टॉपिक मुझे इस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये मटेरियल मुझे यूज करना है, तो वो सारी चीजें हम क्लास में जाके अप्लाई कर देंगे। तो वो क्या हो गया, इंटरेक्टिव फेज हो गया। तो दीज एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, वही सेम बात जो मैं बोल रही हूँ वो लिखी हुई है कि हम क्या है, जो हमने प्लानिंग की थी उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, कंटेंट को डिलीवर करेंगे, है ना। और क्या क्लास में जब इंप्लीमेंट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि क्लास का साइज क्या है, साइज इन द सेंस क्लास में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, कितने बच्चे की नॉलेज ऑफ लर्नर्स, बच्चों का बैकग्राउंड चेक करेंगे। बैकग्राउंड इन द सेंस कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले ये तो देखते हैं ना कि कितना उन्हें आता है। तो हम जैसे कि आपने लेसन प्लान बनाया होगा तो उसमें इंट्रोडक्टरी फेज आता है, तो वो इंट्रोडक्टरी का मतलब है कि जो उन्हें पहले से नॉलेज है वो देखेंगे। मानो कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, मानो सेल का चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो सेल 8th क्लास में भी है, 7th में भी है, तो ये देखते हैं कि सेल के बारे में बच्चा कितना जानता है, तो बच्चों की नॉलेज देखना, नॉलेज ऑफ लर्नर। फिर सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई, यानी कौन से स्टिमुलस के द्वारा पढ़ाना है, क्या उद्दीपन हमें लेना है, कैसे हमें चीजों को सेलेक्ट करना है और कैसे प्रेजेंट करना है। फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट हमारा कैसा रहेगा, क्लास में जाने के बाद हमने टॉपिक पढ़ाया, तो अगर कोई बच्चा क्वेश्चंस के जवाब दे रहा है, हमने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा पढ़ाते वक्त, पढ़ा रहे हैं और बीच में क्वेश्चंस पुट आउट कर रहे हैं, अगर बच्चे ने आंसर दे दिया तो हम उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे कि शाबाशी देंगे कि बच्चे तुमने बहुत अच्छा किया, या बहुत शाबाशी देंगे कि वेरी गुड, यू आर डूइंग अ गुड ग्रेट जॉब, कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर नहीं दिया तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज, यानी रणनीतियों का विकास करेंगे। ठीक है, अब कुछ और स्टेप्स भी हैं इंटरेक्टिव फेज के कि परसेप्शन, डायग्नोसिस और रिएक्शन, यानी पहले परसेप्शन, यानी एक तरीके से परसेप्शन लगाना कि क्लास में कैसा बच्चा है, क्या वो पढ़ने के लिए तैयार है नहीं है, मोटिवेटेड भी है, क्योंकि क्लास में ऐसा तो है नहीं कि हमने तो प्लानिंग कर ली, लेकिन बच्चों को भी तो तैयार करना है, तो बच्चों की अनुभूति देखनी है कि बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है नहीं। फिर उसके बाद डायग्नोसिस करेंगे कि जो हमने पढ़ाया है कितना उन्हें समझ आ रहा है, कहाँ उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्रीवियस नॉलेज उनकी ठीक है नहीं है, तो उनका निदान करेंगे, है ना। फिर उसके बाद उनका रेस्पॉन्स देखेंगे, उनका क्या है रेस्पॉन्स देखेंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे कि हाँ इन्हें समझ आ रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, इवैल्यूएशन फेज। पहले हमने प्लानिंग करी, फिर हमने इंप्लीमेंट की, अब जब इंप्लीमेंट कर दिया, सारा कुछ हमने पढ़ा दिया, तो हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। जैसे कि कोई टेस्ट ले सकता है मूल्यांकन में, क्विज़ करा सकते हैं, क्वेश्चंस पुट आउट कर सकते हैं, ओवरऑल ये देखना कि भाई उन्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इट इज द फाइनल फेज ऑफ टीचिंग। दिस फेज अकर्स व्हेन द टीचर इज डन विद द क्लासरूम सेशन एंड लुक बैक टू असेस द एंटायर प्रोसेस, यानी ये देखना कि पूरे 40 घंटे नहीं, 40 मिनट में जो मैंने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ आया। ठीक है, तो इवैल्यूएशन करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, कुछ गतिविधियां कराएंगे, जैसे क्विज़ कराएंगे, असेसमेंट कराएंगे, इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बच्चों का रिएक्शन। फिर पूरा जो सेशन है उसे सम अप कर देंगे, यानी वाइंड अप कर देना, यानी क्लास बंद कर देना, बाय बाय बच्चों, है ना, टीचर करके जाते हैं। तो पूरा जो सेशन है उसे सम अप करेंगे और टीचर विल आस्क अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट टू इवैल्यूएट देयर नॉलेज अचीवमेंट, यानी कुछ क्वेश्चंस पुट आउट करेंगे बच्चों से और देखेंगे कि इन्हें समझ आ गया है। ठीक है, फिर क्लास को छोड़ देंगे। एक्टिविटीज इसके अंदर क्या क्या होंगी कि डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ चेंजेस कॉज्ड बाय द टीचिंग, यानी जो हमने पढ़ाया उससे क्या बदलाव आया, कितना बच्चों ने सीखा, उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स, यानी ये भी हमें देखना है कि किस तकनीकी के द्वारा हम बच्चों को डायग्नोज कर रहे हैं, उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। टेस्ट के माध्यम से कर रहे हैं, क्विज़ के माध्यम से कर रहे हैं, रिटन टेस्ट ले रहे हैं, या कोई और टेस्टिंग डिवाइस हम यूज कर रहे हैं। चेंजिंग द स्ट्रेटेजी इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड, यानी अगर हमें दिख रहा है कि बच्चों को समझ आ रहा है या बच्चों को हमारा तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, मानो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा या उन्हें इवैल्यूएशन का तरीका अच्छा नहीं लगा, तो हम अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब यूटिलिटीज ऑफ टीचिंग फेज फॉर अ टीचर, शिक्षण चरण जो हमने पढ़े ये टीचर के लिए कैसे हेल्पफुल है। भाई टीचर के लिए हेल्पफुल क्यों नहीं होंगे, इससे क्या है, जो तुम लेसन प्लानिंग करके जा रहे हो, जो तुम टॉपिक तैयार करके जा रहे हो वो इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। तो प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगी, यानी उचित योजना से संरचित और लक्ष्य उन्मुख शिक्षण सुनिश्चित होता है, यानी हमारा गोल सेट होता है कि भाई आज मुझे जाके सेल चैप्टर पढ़ाना है, तो मेरा लक्ष्य हो गया सेल चैप्टर को पढ़ाना, और ये किस तरीके से पढ़ाना है ये सारी चीजें मैंने पहले ही सोच ली। तो हमारा जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो हमारा लेसन है, वो क्या होगा, और भी प्रभावशाली होगा और भी इफेक्टिव होगा।
ये क्लासरूम मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करता है। क्लासरूम मैनेज, भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने चैप्टर तो तैयार कर लिया लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि क्लास में बच्चे शोर मचाएंगे तो उन्हें कैसे मैनेज करना है। तो बच्चों के बिहेवियर को हैंडल करना, सारी चीजों को हैंडल करके क्लास को मैनेज करना, तो ये इस चीज में भी हेल्प करता है। फैसिलिटेट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी इवैल्यूएशन हेल्प रिफाइन टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर बेटर आउटकम्स, यानी जो हमने थर्ड फेज में पढ़ा था ना, तो थर्ड फेज हमारे किस काम का आया, हमारे किस काम में आया, यही तो आया कि एक बार जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस बच्चे को नहीं आ रहा है तो बच्चे को दोबारा से बताएंगे, तो इससे क्या है कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट होता रहेगा, है ना। एंश्योर्स बेटर लर्निंग आउटकम्स, इससे अच्छे लर्निंग आउटकम्स आएंगे, यानी बेहतर सीखने के परिणाम सुनिश्चित करता है। जब सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से चलती है ना तो रिजल्ट भी अच्छा आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे फेजेस ऑफ टीचिंग। आप इन्हें बहुत ज्यादा बर्डन लेके मत पढ़ना, बस देखो अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ के पढ़ते हैं ना तो इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। एक बार आप रीड करेंगे काम चल जाएगा कि 3 चरण है। पहला प्री एक्टिव है कि क्लास में जाने से पहले तैयार होना, पूरी प्लानिंग करना। फिर उसके बाद इंटरेक्टिव है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने तैयार किया है उसे इंप्लीमेंट करना। फिर उसके बाद पोस्ट एक्टिव है, जो हमने पढ़ाया है उसका मूल्यांकन करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। देखो यहाँ पे है लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के चरण, नहीं शिक्षण का स्तर, ठीक है। हिंदी में मेरा थोड़ा सा हाथ तंग हो सकता है। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, यानी शिक्षण के स्तर क्या है। तो इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, अगर पेपर के अंदर लेवल पूछा जाता है तो पहले टीचिंग के बारे में ही लिखेंगे। अब इसके 3 स्तर होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 चरण है, एक तो स्मृति चरण, समझ स्तर और चिंतनशील स्तर, ठीक है। 3 स्तर हैं, पहला क्या है मेमोरी, दूसरा क्या है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा क्या है रिफ्लेक्टिव। अच्छा इसमें फोटो नहीं लगाई मैंने, कोई बात नहीं। तो 3 चरण है, पहले बेसिक से बता दूं ना थोड़ा सा, है ना। चलो पहले ऊपर की लाइन पढ़ लेते हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इज टू बिल्ड एन ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर्स एंड इट इवॉल्व्स अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स कैपेबिलिटी, थिंकिंग एंड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो पूरी टीचिंग प्रोसेस है, उससे क्या होता है, टीचिंग प्रोसेस नॉलेज देने का काम करता है कि हम बच्चों के अंदर नॉलेज इंपार्ट करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, वैल्यूज डेवलप करते हैं। तो सारी चीजें जब डेवलप हो ही रही हैं तो यानी ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्ड होती है किसी भी बच्चे की, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। शिक्षण का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हमने किताबी नॉलेज पढ़ ली, हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो वो सारी चीजें सीख के आता है, तो इससे उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, ठीक है। ये किसके इर्द गिर्द घूमती है कि बच्चे की कैपेबिलिटी भी डेवलप होती है, यानी उसकी जो सीखने की योग्यता है, उसकी जो सोच है और उसके सोचने में जो बदलाव है, उसके जो बिहेवियर में बदलाव है, वो सारी चीजें कंसिडर होती है टीचिंग के अंदर। अलग अलग लेवल्स हैं टीचिंग के। पहला लेवल मैंने आपको बताया मेमोरी लेवल है, स्मृति स्तर, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी समझ स्तर, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल जिसे चिंतनशील स्तर बोलते हैं। अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो जब बच्चा छोटा होता है, फर्स्ट सेकंड क्लास में या एलकेजी यूकेजी में, तो तब बच्चा क्या करता है, हम उसे 2 का टेबल पढ़ाते हैं, तो क्या उसे पता होता है कि ये मल्टीप्लाई करके आया है, क्या उसे पता होता है कि ये मल्टीप्लाई करके आया है ना, नहीं पता होता ना। तो वो क्या करता है, वो रटता है, वो क्या करता है मेमोराइजेशन करता है, क्या करता है रटता है, रट्टा मारता है, 2 1 2 2 2 4। तो जो रट्टा मारता है, जो रटने की स्टेज है, उसे हम क्या बोलते हैं मेमोरी लेवल बोलते हैं। यानी इसमें बच्चा याद करता है, इसमें बच्चा रटता है चीजों को, उसमें समझ नहीं होती, वो सारी चीजों को रट लेता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, मतलब पूरे रिदम बना रखे उसने, पता ही नहीं है, बस है ना, रटने से मतलब है। वोवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट है, वो सारे रटता है। तो ये क्या है मेमोरी लेवल है जिसमें बच्चा रट्टा मारता है, ठीक है। दूसरा क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे बच्चा 4th 5th क्लास में आ गया, 6th क्लास तक आ गया, तो बच्चा समझने लगता है, उसे ये पता चलता है कि ये 2 का टेबल बना कैसे, है ना, 3 का टेबल बना कैसे। तो ये क्या है, उसकी समझ विकसित हो जाती है, तो वो चीजों को समझने लगता है, तो वो क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल है। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जब बच्चा 10th क्लास में, 11th क्लास में, यानी बड़ा बच्चा जो होता है 12th क्लास में, तो वो खुद से भी चीजें बनाने लगता है। जैसे कि आपने कोई भी मैथ का क्वेश्चन उसे लॉन्ग मेथड से कराया, लेकिन बच्चा क्या है लॉन्ग मेथड करके और शॉर्ट मेथड उसने खुद से क्रिएट कर दिया, तो वो क्या है चिंतनशील, यानी उसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है, वो तर्क लगाने लगा है। तो वो ये क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल है, जब बच्चा रिफ्लेक्ट करने लगे, देखने लगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे, है ना। जैसे हम मैथ में थ्योरम करते थे और हेंस प्रूव, हम उसे उल्टी तरीके से भी प्रूव करना, सीधी तरीके से भी, मतलब पूरा क्वेश्चन घुमाना, 360 घुमाना, वो वाला काम है। तो उस एज पे बच्चा क्या हो जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल में चला जाता है,
ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। आप बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं क्योंकि लिखना भी होता है तो पॉइंट्स हमें समझने होते हैं। तो पहला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी लेवल एम्फेसिस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन एंड इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग, यानी ये जो पूरा लेवल है ये किसके इर्द गिर्द घूमता है? क्रैमिंग। क्रैमिंग क्या होता है? रटना, है ना, बार बार क्रैम कर रहे हैं। तो कोई भी तथ्य हो या कोई भी सूचना हो उसे किस तरीके से याद करना? बिल्कुल क्रैम करके, रट के। तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को बच्चा कैसे सीखता है? मेमोराइजेशन के थ्रू, याद करके। तो ये सबसे पहली स्टेज होती है, इसमें बच्चे को हैबिट लगती है रोट लर्निंग की, रट्टा मारने की। वो सारे तथ्य को और पूरे सब्जेक्ट मैटर को क्या करता है? रोट लर्निंग के द्वारा ही सीखता है। इट प्रोवाइड स्टूडेंट विद द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस द लर्न सब्जेक्ट, यानी पूरे ही सब्जेक्ट को वो क्या करता है? दिमाग में इस तरीके से धारण करता है कि सारी चीजें उसे रटती चली जाती हैं, याद होती चली जाती हैं। इट कवर्ड द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी। जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है जिसे हम पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो ब्लूम टेक्सोनोमी में क्या है? सबसे पहला आता है नॉलेज बेस्ड, तो सबसे पहला आता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहला आता है नॉलेज, जो स्मृति स्तर है, तो उसमें भी बच्चे को ज्ञान ही कराया जाता है, समझाई जाती, चीजें याद कराई जाती हैं। तो इस लेवल पे बच्चे को याद कराई जाती हैं, चीजें आइडेंटिफाई की जाती हैं, रिकॉल, बार बार रिपीट करने एक चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इवेंट्स को, आइडियाज को अपनी मेमोरी में क्या करना? बार बार रिमेंबर करना, बार बार रिवाइंड करना, उसे रिटेन करते रहना, जिससे कि वो चीजें रट जाएं। ठीक है, इसमें टीचर का जो रोल होता है वो डोमिनेटिंग होता है, ऑथोरिटेटिव होता है, क्योंकि अगर हम बच्चों को थोड़ा सा भी डांटेंगे नहीं, डराएंगे नहीं, उन्हें बोलेंगे नहीं, तो छोटे बच्चे नहीं सीखेंगे। वो तो ऐसे ही खेलते रहेंगे, अपने खेल में लगे रहेंगे, कुछ से कुछ कर रहे हैं, वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। तो थोड़ा सा उन्हें डराना भी पड़ता है। तो यहाँ पे टीचर का जो रोल होता है वो तानाशाही वाला होता है कि पढ़ लो नहीं तो पिटाई कर दूंगी, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम कैसे होता है? यहाँ पे आपने छोटे बच्चों के पेपर, आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे और आपके भी हो सकते हैं बच्चे, कुछ लोग मैरिड भी होंगे, तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को कैसे इवैल्यूएशन होता है, उनका मूल्यांकन कैसे होता है कि एक तो उनका ओरल पेपर होता है, रिटन पेपर होता है, और ऐसे टाइप भी एग्जामिनेशन थोड़ी आगे जाके हो जाते हैं। जैसे बच्चा फर्स्ट सेकेंड क्लास में जाता है तो वहां थोड़े ऐसे टाइप, यानी एक एक लाइन के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, एज वेल ऑर्गेनाइज्ड इट सिंपल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू रोट लर्निंग, यानी उन्हें वो चीज भी याद ही कराई जाती है। ठीक है, अगर छोटी क्लास की बात करें तो वहाँ ओरल रिटन पेपर होते हैं, लेकिन जब क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो इसमें भी बच्चे रटते हैं, तो उसमें फिर क्वेश्चंस उन्हें याद करने होते हैं। इसमें टीचर का जो रोल होता है वो प्राइमरी होता है और एक्टिव होता है। बच्चे का जो रोल होता है वो सेकेंडरी होता है और पैसिव होता है। मेमोरी लेवल टीचिंग डज नॉट इम्प्रूव इंटेलिजेंस एंड इंक्रीज स्टूडेंट कैपेबिलिटी, बट दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अदर्स टाइप्स ऑफ टीचिंग लेवल। यानी अगर हमें बच्चे को अगले लेवल पे लेके जाना है तो ये वाला लेवल तो पार कराना ही होगा, इससे बच्चे का दिमाग नहीं बढ़ता, लेकिन बच्चे की जो याद करने की क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो बढ़ती है। ठीक है, हिंदी में भी देख लेना। तो स्मृति स्तर शिक्षण के लिए हर्बर्टियन सिद्धांत का समर्थन क्या है? तो हर्बर्टियन एप्रिसेप्शन सिद्धांत के अनुसार छोटे बच्चे का जो मस्तिष्क है स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए तैयार होता है। उसके मस्तिष्क तथ्य, अवधारणाओं, संरचनाओं, मॉडल्स और सिद्धांतों की एक विशाल मात्रा को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। वो बड़ी संख्या में वस्तुओं, घटनाओं और जितनी भी सामग्री को स्मरण के माध्यम से सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, जब हम उनका एडमिशन नहीं कराते हैं तब भी वो काउंटिंग 10 तक याद कर लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग तो डेवलप हो जाता है, वो चीज़ों को सीखने लगते हैं। उनका दिमाग जो है इस लेवल तक डेवलप होता है कि वो चीज़ों को याद भी कर लेते हैं, समझने भी लगते हैं। ठीक है, अब मेमोरी जो है, जो मेमोरी लेवल है, उसे हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं। कितने तरीके की मेमोरी होती है? एक तो इमीडिएट मेमोरी होती है कि हम बस फट से जल्दी से याद कर लिया। एक परमानेंट मेमोरी होती है, जैसे कि टेबल्स हैं, आज भी आपको रट्टे से याद होगा, बीच में से पूछ लेते हैं तो सोचना पड़ता है। अब मैं 19 का टेबल आपसे पूछने लगूं कि 19 6 जा कितने होते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से रट रखा है तो वो सुना देंगे आपकी 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, है ना, इस तरीके से आप सुना देंगे। तो वो क्या है? परमानेंट मेमोरी हो जाती है कि आप लंबे समय तक कोई भी चीज को याद कर रहे हैं। पर्सनल मेमोरी क्या होती है? व्हाइल रिकॉलिंग द एक्सपीरियंस वी रिमेंबर और पर्सनल एक्सपीरियंस, कि हमें बचपन की बात कुछ ना कुछ याद रहती है। आपको भी याद होगी कि मैंने बचपन में अपने भाई के साथ ऐसे किया था, बहन के साथ ये इस तरीके से मार पिटाई हो गई थी। तो कुछ ना कुछ पर्सनल मेमोरी होती है
है ना। इम्पर्सनल मेमोरी यानी रिकॉलिंग फ्रॉम बुक्स एंड कंपेनियन, किताबों से जो हम रिकॉल करते हैं वो इम्पर्सनल हो जाती है। एक्टिव मेमोरी क्या होती है कि मेक एफर्ट टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस रिकॉलिंग आंसर्स इन एग्जाम, वो एक्टिव मेमोरी होती है कि पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में छाप के आना, वो एक्टिव मेमोरी होती है। पैसिव मेमोरी क्या होती है, रिकॉल एक्सपीरियंस विदाउट एफर्ट्स, कि हमें कोई एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ रहे तब भी हमें चीजें क्या है याद है, समझे। मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी क्या होती है, बॉडी बिकमिंग हैबिचुअल ऑफ डूइंग एनी टास्क रिपीटेडली, जैसे कि किसी किसी को पैर हिलाने की आदत होती है, तो ये क्या है, फिजिकल मेमोरी है कि हम कोई कुछ कर भी नहीं रहे हैं लेकिन उसके हैबिचुअल हो गए हैं। जैसे छोटे बच्चे अंगूठा चूसते हैं तो वो क्या है, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और बहुत बार उन्हें बड़े होने तक भी वो आदत होती है। रोट मेमोरी क्या होती है कि किसी चीज को रट लेना, क्रैम कर लेना, है ना, बिना समझे। लॉजिकल मेमोरी क्या होती है कि तर्क लगाना, टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट, यानी बुद्धि यूज करके, दिमाग को यूज करके किसी चीज को याद करना। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि 2 नंबर में पूछ लेता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। की पॉइंट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी समझ स्तर जो है, अब तक तो हमने सिर्फ रटने वाला देखा, अब आ गया समझ की चीजें कैसे करनी है। हिंदी की तरफ चलते हैं क्योंकि ज्यादा बच्चे हिंदी के हैं, फिर आपके कॉमेंट्स आएंगे। अरे क्या हो गया, समझ के स्तर की शिक्षा, तो इसमें क्या है, स्मृति स्तर की शिक्षा समझ स्तर की शिक्षा के लिए पूर्वापेक्षित होती है। देखो हिंदी कितनी टफ है ना, इंग्लिश में कितना आराम से समझ में आता है। तो मेमोरी लेवल क्या है, मेमोरी लेवल टीचिंग इज द प्री रिक्विसाइट फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, कि अगर हमने पहला चरण नहीं किया, मानो हमने बच्चे को 5th क्लास में बैठाया और 5th क्लास तक उसे स्कूल ही नहीं भेजा, तो क्या वो दूसरे फेज में चला जाएगा, दूसरे लेवल पे चला जाएगा? नहीं भाई, पहला लेवल भी जरूरी है। तो मेमोरी लेवल भी जरूरी है अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाने के लिए, एज इट टॉक्स अबाउट द जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल, थ्योरी एंड अदर की फैक्ट्स, क्योंकि सॉरी क्योंकि हम वहाँ सारी चीजें रट के आते हैं। तो दिस हेल्प्स टू बिल्ड द थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट टू मेक यूज ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉन फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट। भाई हम आगे चीजों को तभी तो समझेंगे जब हमने पहले रट रखा होगा, है ना। तो आप मानो यही चीज, हाँ फेज है, ये रट रखे हैं आपने रट लिए, लेकिन अब आप जैसे वीडियोस से सुन रहे हैं तो आपने वो सुन तो पहले रखे हैं, रट तो पहले रखे हैं, बस आपने अब अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट कर ली। तो अगर हमने जो पहले से फैक्ट याद किए हुए हैं, जो सब्जेक्ट याद किए हुए हैं, उन्हें अब हम अपनी थिंकिंग डेवलप करेंगे, थिंकिंग बिल्ड करेंगे उन्हें समझने के लिए। Teacher explain the student the relationship between principle and facts and teaches how these principle can be applied, यानी टीचर फिर उन्हें समझाएगा कि भाई कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, कैसे ऐड होता है, कैसे डिवीजन होता है, कौन से सिद्धांत, कौन से फैक्ट उन्हें कहाँ किस तरीके से अप्लाई करने हैं। इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट की मास्टरी एक तरीके से की जाती है। इट प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप स्किल्स ऑफ मेमोरी प्लस इंसाइट, यानी इसमें दोनों चीज यूज होती हैं। देखो बिना याद करे तो कोई भी काम नहीं होता। आप किसी भी क्लास में हो, याद तो आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, क्योंकि जो फैक्चुअल नॉलेज होती है वो याद करनी होती है, और कुछ काम आपकी सूझबूझ से चलता है। आप मानो बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक है और उसमें भी आप रट्टे मार रहे हैं तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो मेमोरी भी चाहिए और इंसाइट भी चाहिए, तो ये क्या है, दोनों अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करता है। इवेल्यूशन सिस्टम जो है इस लेवल का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ऐसे होते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर बोथ प्ले एन एक्टिव रोल इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि बच्चे की एज भी ज्यादा हो जाती है इसमें और समझ का स्तर आ जाता है, तो बच्चा भी एक्टिव रोल प्ले करता है और टीचर भी। ठीक है, मॉरिसन ने इसी लेवल पे 5 स्टेप दिए हैं। पहला क्या है, एक्सप्लोरेशन, जिसे हम अन्वेषण कहते हैं। अन्वेषण क्या होता है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना और सामग्री का विश्लेषण करना, यानी ये देखना कि बच्चे को पहले से कितना आता है। कंटेंट को एनालाइज करना। प्रेजेंटेशन, कंटेंट इन प्रेजेंटेड, डायग्नोज्ड एंड रिकैप्चुलेशन टिल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, यानी हमें कंटेंट को प्रेजेंट करना है, डायग्नोज करना है, डायग्नोज यानी निदान करना है कि किसी बच्चे को समझ आ रहा है या किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, रिकैप्चुलेट करना। टिल द स्टूडेंट मतलब पूरी कोशिश करना जब तक बच्चा समझ ना जाए, वो हमारा प्रेजेंटेशन होता है। एसिमुलेशन क्या होता है, एसिमुलेशन यानी चीजों को जनरलाइज करना। इंडिविजुअल एक्टिविटीज वर्किंग इन लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी द टेस्ट ऑफ कंटेंट, यानी अवलयन करना, यानी सामान्यकरण करना कि हमने कोई चीज एक्सप्लोर करी, देखी, फिर प्रेजेंट की, फिर एसिमुलेट की, यानी जनरलाइज की। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पीपल्स आर प्रोवाइडेड विद द ओकेजन्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, यानी छात्रों को पुनः प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं कि बच्चे ने पहले एक्सप्लोर किया, फिर प्रेजेंट किया, फिर एसिमुलेट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर रिसाइटेशन करा। ठीक है, यानी पहले क्या है, उसने चीजों को एक्सप्लोर किया, देखा। मानो एक बच्चे का मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि उसने कोई भी मल्टीप्लिकेशन का टेबल है वो उसने देखा कि ये टेबल बन कैसे रहा है,
उसकी प्रीवियस नॉलेज भी देखी गई कि टीचर भी उसे नोट कर रहा है कि बच्चा कर क्या रहा है। तो बच्चा क्या करेगा, उस टेबल को पूरे को देखेगा और एनालाइज करेगा, फिर अपनी जो पहली नॉलेज है उसे लगाएगा, फिर बच्चा प्रेजेंट करेगा कंटेंट को, फिर उसके बाद उसे एसिमुलेट करेगा यानी जनरलाइज करेगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करेगा यानी रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद रिसाइटेशन करेगा यानी पीपल रिप्रेजेंट द कंटेंट ओरली यानी पाठ वचन, छात्र मौखिक रूप से सामग्री प्रस्तुत करते हैं। अब आ गया रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग यानी चिंतनशील स्तर के शिक्षण, यानी ये सबसे लास्ट का है। तो इसमें क्या है, चिंतनशील, भाई चिंतन कर रहा है बच्चा, लॉजिकल थिंकिंग लगा रहा है। तो रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर सम टाइम, यानी कुछ भी इस तरीके का करना जिसमें आपको गहराई से विचार करना पड़े। तो किसी चीज पर चिंतन करने का अर्थ है किसी विषय पर कुछ समय तक गहराई से विचार करना, चिंतन करना, नाम ही चिंतनशील है। तो यह समझ क्या है, समझ स्तर और स्मृति स्तर दोनों का मिश्रण है, दोनों शिक्षण पर केंद्रित होता है और समस्या केंद्रित शिक्षण है। ठीक है, यानी इसमें प्रॉब्लम सेंटर्ड है, ये प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है, क्योंकि जैसे हम बड़े होते जाते हैं प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती जाती हैं, उन्हें हम सोल्व करते जाते हैं। तो ऐसे तो है नहीं कि प्रॉब्लम हम एक दिन में सोल्व करना सीख लेंगे। अब आप लोग भी बड़े हो रहे हैं तो पूरे जीवन का जो मेहनत है, जो संघर्ष है, उसी के आधार पर तो आप प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करना, यानी जो समस्या समाधान कौशल है, यानी ये भी तो एक कला होती है समस्या से सुलझना। अब देखो, अगर आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखें तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मानो किसी का गवर्नमेंट एग्जाम में नंबर नहीं आया, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई पॉइंट से रह गया, सुसाइड कर लिया। तो वो प्रॉब्लम सोल्वर थे क्या, उन्होंने अपनी समस्या का समाधान किया? नहीं। तो ये चीज भी तो डेवलप करनी चाहिए ना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग या ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप करना, यानी कुछ नया सोचना, कुछ क्रिएटिव सोचना। इस लेवल पे एम्फेसाइज किया जाता है कि प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना, फिर उसे डिफाइन करना, फिर उसके सॉल्यूशन पे जाना। तो इसमें बच्चा ओरिजिनल थिंकिंग लगाता है, यानी कुछ ना कुछ नया करने की सोचता है। ऐसा नहीं है कि रटा रटाया, कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नया करने की सोचता है। तो स्टूडेंट कोर एक्टिव एंड प्राइमरी व्हाइल टीचिंग बिकम्स सेकेंडरी एंड पैसिव इन दिस, यानी बच्चा इसमें क्या है, एक्टिव रहता है, प्राइमरी रहता है, टीचर इसमें सेकेंडरी रहता है कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई तो टीचर से पूछ ली कि सर एक बार थोड़ा सा बता दो, मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल जो है, हंट इसके प्रोपोनेंट है, हंट यानी व्यक्ति का नाम है। तो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आ जाता है और मेमोरी लेवल भी आ जाता है। ये प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग है, इसमें बच्चे क्या है, एज्यूम टू एडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सोल्व द प्रॉब्लम, यानी एक तरीके से बच्चा इसमें खोजबीन में लगा रहता है, उसकी जो रिसर्च लेवल तक वो पहुंच पाता है, यानी चीज़ों को सोल्व करना सीख जाता है। उसकी जो सोच है वो ओपन है, इंडिपेंडेंट है और ओरिजिनल है, यूनिक है, क्रिएटिव है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो हंट ने रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग दिया है विच गोज थ्रू द वेरियस स्टेप्स इंक्लूडिंग क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, फॉर्मुलेट, वेरीफाई द हाइपोथेसिस, डेटा एनालिसिस एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। देखो ये रिसर्च के स्टेप हैं कि पहले प्रॉब्लम को क्रिएट करना, यानी कोई भी क्वेश्चन बनाना, फिर उसे फॉर्मुलेट करना, फिर उसमें अपनी परिकल्पना लगाना कि अच्छा ऐसे हो जाएगा, अच्छा ऐसे हो सकता है, फिर डेटा को एनालाइज करना और फिर जो परिकल्पना लगाई थी उसे टेस्टिंग करना और फिर समस्या के समाधान तक यानी कंक्लूजन तक पहुंचाना। ठीक है, Essay type test is used to evaluate the learning process. The teaching at this level is not teacher centered और subject centered. इस एज में क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं रहता ना टीचर सेंटर्ड रहता, ये लर्नर सेंटर्ड बन जाता है। ठीक है, अब ये टीचर के लिए कैसे हेल्पफुल है, तो वही सेम चीज़ है जो पीछे थी कि भाई टीचिंग की एफिशिएंसी बढ़ेगी, बच्चे भी एंगेज होंगे, पर्सनलाइज लर्निंग होगी, बच्चों को हम फीडबैक भी दे सकेंगे और उन्हें एसेस भी कर सकेंगे और हर बच्चा पढ़ सकेगा, रिमोट लर्निंग भी हो सकेगी, जैसे कि अगर ऑनलाइन को इसमें ऐड कर दें। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके प्रिंसिपल, सारी चीजें। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।